बनने का सीक्रेट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिक्स और मैथ्स की सबसे मजबूत नींव है नंबर सिस्टम। आज इसे इतना आसान बनाएंगे कि कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैथ्स की एकदम नींव होता है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा तो आप जो है टॉपर्स बनने के लिए जो है मतलब तैयार होते चले जाएंगे। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर ये संख्याएं क्या होती हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो जिन संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं उनका मतलब होता है कि वो नेचुरल नंबर है, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 1 से स्टार्ट होकर के फिर आगे तक चलती ही चली जाती हैं, वो यानी कि इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जो है जो संख्याएं जाती हैं 1 से स्टार्ट होकर के, उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं। इसके अलावा एक होती है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर मतलब कि जिनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है और इसके अंदर जीरो शामिल हो जाता है। मतलब जब संख्याओं में जीरो आना स्टार्ट हो जाए, जब हमारी संख्याओं में जीरो आना स्टार्ट हो जाए, जीरो से शुरू हो जाए, जब हम किसी भी संख्या की जो पूरी सीरीज है जीरो से बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक इन्फिनिटी तक हम इसको बोलते चले जाएंगे, तो हम इसको जो है होल नंबर यानी कि इसको जो हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यानी कि इसको जो हम इंटीजर बोलते हैं और इसके अंदर पूर्ण और ऋणात्मक संख्याएं दोनों भी शामिल होती है। यानी कि पूर्णांक का मतलब होता है कि जब हमारे पास माइनस की संख्याएं भी आनी शुरू हो जाए, यानी कि -1 -2 -3 -4 ये भी आनी शुरू हो जाए, साथ में जीरो भी हमारे पास हो और 1 2 3 भी हमारे पास हो, यानी कि पूरा का पूरा ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्कल, जब ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमारे पास होगा तो हम इसको जो है पूर्णांक कहेंगे। यानी कि ये क्या है, पूर्णांक, यानी कि सारे नंबर इसके अंदर मौजूद है, इंटीजर है ये। ठीक है, और सिर्फ अंदर वाला अगर ये वाले दोनों हैं तो हम इसको जो है होल नंबर पूर्ण संख्या करेंगे, और सिर्फ अंदर वाला ये वाला बॉक्स है यानी कि जिसके अंदर 1 से स्टार्ट हो रही है तो इसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब इसका हम देखते हैं आखिर ये परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्याओं को जो है हम क्यू से मतलब जो है लिखते हैं, वैसे इसको रेशनल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अगर हम देखें कैसे लिखते हैं तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, आप इसको याद रखिएगा। P/Q के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है हम उसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और ये जो परिमेय संख्याएं होती है उसमें जो नीचे वाला है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर P/Q लिखेंगे तो P/Q में Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर होगा तो फिर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, हमेशा 0 के बराबर कभी नहीं होगा, बाकी कुछ भी इसका नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इसको क्या कहेंगे, यानी कि जब P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा इसको हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। अब एक होता है दशमलव प्रसार। अब जो दशमलव का प्रसार किया जाता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है दशमलव प्रसार में एक होता है शांत संख्याएं, शांत आवृत्ति, और दूसरी होती है यहाँ पर अशांत आवृत्ति, जिसको कि अशांत आवृत्ति को अनवांछनीय आवृत्ति भी यहाँ पर कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आप देखें तो ये जो है शांत आवृत्ति में यानी कि मान लो अगर हमने 2/3 को भाग दिया, ठीक है, 2/3 इस तरीके से हमने भाग दिया, तो 3 को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 3 आगे लिख देंगे, 2 फिर बीच में यहाँ पर लिख देंगे, फिर हम इसको भाग देंगे, पहले 0 से देंगे 0 इस तरीके से, फिर 2 यहाँ पर बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, और 3 छंग 18 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर हम इसको 0 लगा लेंगे, फिर से यहाँ पर फिर से 6 बार जाएगा, यानी कि 3 छंग 18, यहाँ पर 18 बच जाएगा, फिर से 2 बचेगा, यानी कि 2 बचता ही चला जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारी कभी रुक ही नहीं रहा, 0.6666 आता ही चला जाएगा, ये ही आता चला जाएगा, तो हम इसको कहेंगे अशांत आवृत्ति या फिर अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, क्या है ये, अनवसानी आवृत्ति। ओके, और अगर हमारे पास देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर एक मिनट, हमने जो है अगर इस तरीके से भाग ना दें, यानी कि अगर हमारे पास ये वाली संख्याएं नहीं होंगी, दूसरी संख्याएं अगर हम लेंगे, जैसे क्या मान लो हमने यहाँ पर लिए अगर मान लो हमने यहाँ पर ली है 3/2,
ठीक है। 3/2 को हमने भाग देना है, तो 2 हम आगे रखेंगे और 3 जो है हम बीच में रख देंगे। ठीक है, जब हम 2 की 3 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10। इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर कट गया, यानी कि कितना आया, यहाँ पर आया 1.5, यहाँ पर आकर के रुक गया, इसके आगे कुछ संख्या नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि शांत आवृत्ति, यानी कि दशमलव की जो है ये शांत आवृत्ति है, उसके आगे ये रुक गया है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला, यानी कि अपरिमेय संख्याओं की तरफ। आखिर ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो कि p/q के फॉर्म में नहीं रहती, ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में नहीं रहती हैं, उसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि √2 है, √2 हमारे पास लिखा हुआ है, पाई हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बेटे में कोई और संख्या नहीं लिखी हुई, यानी कि p/q के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या है, ये है अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं अगली संख्या के बारे में। अगली संख्या है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति क्या होती है, अनावृत्ति मतलब कि जिसको कि हम नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिक्यूरिंग नंबर भी कहते हैं। दशमलव का प्रसार, जब दशमलव का प्रसार लगातार होता चला जाता है, यानी कि 0.6666 जैसा हमने अभी देखा था, तो हम इसको कहते हैं कि दशमलव का जो प्रसार है वो अनावसानी अनावृत्ति के रूप में हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम अगली देखें तो वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, रियल नंबर इसको बोला जाता है। और ये जो रियल नंबर होते हैं, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मौजूद होती हैं, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इसके अंदर होते हैं। तो जब इसके अंदर किसी संख्या में रेशनल नंबर भी हो, इरेशनल नंबर भी हो, तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे क्या, अगर मान लो हमारे पास 2 है, फिर उसके बाद 2/3, यानी कि इस तरीके से अगर हमारे पास कोई सीरीज है तो 2/1, इस तरीके से फिर 3 है, फिर यानी कि अगर जो संख्या है नीचे कुछ भी होती चली जाए, यानी कि पॉइंट में ये चीजें आती चली जाएंगी, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी संख्या, मान लो हमारे पास 2/3 भी है, और हमारे पास 2 भी है, हमारे पास 4 भी है, हमारे पास 4/3 भी है, ये क्या है, मतलब पूरी की कुछ भी इस तरीके की सीरीज हो सकती है। यानी कि इस तरीके की अगर हमारे पास सीरीज है जिसमें कि इस तरीके की संख्या भी आ रही है, इस तरीके की भी आ रही है, तो ये सब क्या होंगी, ये होंगी वास्तविक संख्याएं, यानी कि क्या है, ये रियल नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले तरफ। घातांक का नियम क्या होता है। घातांक का नियम क्या किसे कहते हैं, घातांक का नियम। घातांक के नियम का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि आधार समान होने पर 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो होती है कि जब हम गुणा करते हैं, और एक चीज हमें मिलती है जब हम भाग करते हैं। अगर मान लीजिए हमने 2 संख्याओं की गुणा करी, ठीक है, अगर मान लो हमने जो है 2 संख्याओं की गुणा करी, अगर हमारे पास 2 की पावर 2 थी और साथ में हमारे पास यहाँ पर 3 की पावर भी 2 थी, 2 की पावर मान लो हमारे पास 3 थी, ठीक है, यानी कि इनका जो आधार है क्या था, आधार सेम रखना है। आधार का मतलब होता है जो नीचे वाली संख्या है, जो हम जिससे गुणा कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, और बाकी अगर हमारे पास ये वाली संख्या अलग अलग है, पावर वाली संख्या अलग अलग है, और नीचे वाली जो संख्या है वो एक जैसी है, तो हम इन दोनों को जो है एक ही संख्या लिख देंगे, एक संख्या लिख देंगे। ठीक है, दोनों एक सी है तो एक बार इसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद घात में कितनी है, एक बार 2 है हमारे पास लिखा हुआ, और एक बार हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको जो है यहाँ पर जोड़ देंगे। 2 + 3, 2 और 3 कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि 2 की पावर 5 का मान निकालोगे तब भी एकदम बराबर आएगा। और अगर हम 2 की गुणा करके 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 करके गुणा करेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे, तब भी हमारे पास जो मान है वो बिल्कुल इक्वल आएगा, यानी कि बिल्कुल जो है यहाँ पर समान आएगा। ये कब होता है, जब हमारे पास सेम बेस होगा, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के टाइम पर होगी ये चीज अप्लाई। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे क्या, अब इसमें जो है एक फॉर्मूला दिया जाता है इसी को लेकर के कि a की पावर p और इंटू a की पावर q हो, यानी कि इसमें क्या है, जो बेस है इनका एकदम समान है, तो ये जो पावर होंगी यानी कि p और q यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यानी कि a की पावर p + q हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी, a की पावर p + q। इसके अलावा एक होती है हमारे पास जब हम भाग करते हैं, भाग करने पर क्या होगा, अगर मान लो हमने 2 संख्याओं की भाग करी, ठीक है, अगर देखो हमने जो है यहाँ पर मान लो 2 की पावर हमारे पास 3 है, और हमने भाग करी है 2 की पावर 4 से, ठीक है, 2 की पावर हमारे पास 3 है और 2 की पावर 4 से हमने भाग करी है, तो हमें क्या करेंगे, इसकी जो पावर होगी, यानी कि इसकी जो पावर होगी, हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 3 - 4, क्या लिख देंगे इसको, 2 की पावर 3 - 4। फिर हम इसका मान निकालेंगे तब भी सेम आएगा, और अगर हम इसको इस तरीके से मान निकाल के फिर भाग करेंगे
तब भी हमारे पास जो मान है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं कि भाग देने में जो घातें हैं वो यहाँ पर घट जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप आप इसको ये चीज समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अगली तरफ। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है वो है यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 हमारी दी हुई है। अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य, क्या शून्य यानी कि जीरो जो है वो परिमेय संख्या है। जैसे हमने देखा परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है कि जो कि हमारे पास क्या हो, p अपॉन q के फॉर्म में जो भी संख्या होगी हम उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो क्या जीरो परिमेय संख्या है, यहाँ पर पूछा गया है जीरो परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि जीरो के अगर हम बटे में एक लिखेंगे तब भी हमारे पास जीरो ही आएगा। यानी कि जीरो को हम जीरो बटे एक भी लिख सकते हैं, जीरो को हम जीरो बटे दो भी लिख सकते हैं, जीरो को हम जीरो बटे तीन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जीरो के भाग में अगर हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसको जो है यानी कि उसको जब तब तो ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या होगी और इसका जो मान है वो जीरो के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जो अभी हम बटे में ले रहे हैं वो बटे में कभी भी जीरो नहीं लेंगे। जो हम भी बटे में क्यू का जो मान ले रहे हैं कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हमने जीरो मान लिया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं बचेगी, वो अलग संख्या बन जाएगी, इन्फिनेटिव बन जाएगा वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सत्य असत्य यहाँ पर दिए हुए होंगे, आप बुक में अपनी देख सकते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था। अगर अगला जो क्वेश्चन है वो है सत्य और असत्य का, कि क्या जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है या नहीं आती, तो ये है यहाँ पर सत्य। जैसे हमने यहाँ पर देखा था अभी, जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं या नहीं। तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो प्राकृत संख्याएं कितनी आती हैं, इस वाले इसके अंदर तक आती हैं, और जो मतलब पूर्ण संख्याएं यहाँ तक आती हैं, और प्राकृत संख्याएं कहाँ तक है, प्राकृत संख्याएं यानी कि ये यहाँ तक है। इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर आ रही है, मतलब हाँ इसके अंदर आ रही है। तो क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही है। यानी कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है यहाँ पर वो होल नंबर के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्या है या फिर नहीं, ये गलत है। क्यों, जो पूर्णांक होते हैं मतलब पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लो पूर्णांक हमारे पास एक है, यहाँ पर हमने भी यहाँ पर देखा था कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के अंदर जो है माइनस की संख्याएं भी आ जाती हैं। यानी कि पूर्णांक कहाँ तक आएगा, ये पूरा का पूरा जो गोल है, ये पूरा का पूरा जो सर्किल है, इसके अंदर जितनी संख्याएं हैं वो सब क्या है, वो पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइनस की संख्याएं भी आ गई, प्लस की भी, जीरो भी, इसके अंदर तीनों आ गई। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या के अंदर आएगा या नहीं। पूर्ण संख्या के अंदर क्या पूर्णांक आएगा, देखो क्या जो पूर्णांक है यहाँ पर वो पूर्ण संख्या के अंदर आएगा, नहीं, यहाँ पर उल्टा है। जो पूर्णांक है वो जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक के अंदर आता है, ना कि पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये जो पहले क्या आएगा, पहले पूर्ण संख्या आती है, बाद में पूर्णांक आता है, यानी कि पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर है, ना कि पूर्णांक इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर उल्टा दिया हुआ था, इसीलिए क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा, ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक के अंदर आती हैं, परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी यहाँ पर गलत है। क्योंकि क्यों है ये गलत, क्योंकि 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, 1/2 क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये भी एक आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उसमें क्या करना है कि यहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 6 संख्या निकालनी है, और इसमें को हम क्या कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे। कितनी कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे, और कितना आएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हम इस 7 को आधार बना करके, यानी कि जो 7 आया हमारा, अब जो पूछा है किस किस के बीच पूछा है, 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 से हम यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे। यानी कि जब हम 3 की गुणा 7 से करेंगे, जब हम 3 की गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21, 3 7 21, 3 7 21, यहाँ पर जाएगा 21। और किससे हम बात कर रहे हैं, मतलब किससे गुणा करते हैं, 7 से। क्या संख्या आई थी हमारी, 7, इसके बटे में लिख देंगे हम यहाँ पर 7। ठीक है, इसके अलावा 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28 आ जाएगा, और बटे में क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो हमारे पास ये संख्या आ गई, यानी कि हमें जो है 21/7 और 28/7 के बीच की
6 परिमेय संख्या निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद आता है 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि इस तरीके से ये हमारे पास 6 संख्याएं आ गई। और बटे में यहाँ पर क्या जाएगा 7, और 7 है तो यहाँ पर सबके नीचे यहाँ पर 7 7 आता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्याएं निकालनी है। तो देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5, 5 में को क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि 5 में को 1 जोड़ेंगे यानी कि 6 हो जाएगा। 6 की गुणा किससे करेंगे 3 से, 6 की गुणा किससे करेंगे, नीचे वाली जो संख्या हमारी दी हुई है, नीचे वाली संख्या कितनी है 5, 6 पंजे 30। इसका मतलब क्या है, हमें 30 यहाँ पर रखना है, नीचे क्या रखना है, हमें 30 रखना है। नीचे वाली संख्या से हम गुणा करेंगे तो नीचे क्या रखना है, हमें यहाँ पर 30 रखना है। ठीक है, 30 हमने यहाँ पर रख दिया, फिर उसके बाद यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, इस तरीके से रख देंगे। फिर उसके बाद हम 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 छंग 18 आ जाएगा, और 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमारा जो नीचे की संख्या था हमने ले ली थी 30 आएगा, और अब हमें पता चल गया कि हमें 18 से के और 24 के बीच की संख्या निकालनी है ऊपर वाली। तो 18 के बाद क्या आएगा हमारा 19 आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23, 23 आ गई, यानी कि कितनी संख्याएं आ गई हमारे पास 5 संख्याएं आ गई। हमारे पास 5 संख्याएं आ गई, और नीचे वाली 30 संख्याएं हैं, तो इसको आ जाएगी हमारा ये आंसर आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये इसका आ जाएगा हमारे यहाँ पर आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अब हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट 1.2। हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें सबसे पहला का जो क्वेश्चन है वो सत्य और असत्य को पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा जो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है वो ट्रू है या फिर कौन सा यहाँ पर फॉल्स है, हमें ये चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं, यानी कि इरेशनल नंबर जो है क्या वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो हाँ, वो वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे आते हैं, तो देखो अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं है। तो क्या वो वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो यहाँ पर इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा का हर बिंदु, यानी कि जो रूट m है वो रूट m है, यानी कि जो संख्या रेखा होती है उसका प्रत्येक बिंदु क्या रूट के अंतर्गत आता है, क्या वो वर्गमूल होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक संख्या रेखा। मान लीजिए हमारी एक संख्या रेखा है, यहाँ पर हमने 0 बनाया, फिर इधर को आएगा 1 2 3 4, इस तरीके से यहाँ पर डॉट डॉट इन्फिनिटी बता जाएगा प्लस वाला। यहाँ पर हम करेंगे तो -1 -2 माइनस की संख्या इधर की तरफ अन्य यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा -इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कहा है कि जो संख्या रेखा है उसका हर बिंदु रूट के अंदर आता है, तो नहीं रूट के अंदर तो नहीं आता, 1 भी आता है 2 भी आता है, यानी कि सिंगल संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं। हाँ, बीच की जो संख्या है पॉइंट वाली हम उसको रूट में लिख सकते हैं, वो रूट में आती है, लेकिन सभी संख्याएं यहाँ पर नहीं आती। तो इसका ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इनके ऋणात्मक संख्या वर्गमूल नहीं होती हैं। ठीक है, इनके जो यहाँ पर जो निगेटिव संख्याएं होंगी वो कभी भी यहाँ पर वर्गमूल नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो रियल नंबर होते हैं, क्या वो इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कौन सी होती है हमारे पास, वास्तविक संख्याएं। तो देखो हमने यहाँ पर अभी इस मैप के जरिए देखा था कि जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, अपरिमेय संख्याएं देखो इसमें ये जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत है। क्यों है गलत, कि 2 जो है वो परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, जबकि वो क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्वेश्चन है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस के जो इंटीजर होते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर जो सबसे लास्ट वाले होते हैं, क्या वो वर्गमूल होते हैं। सभी का यहाँ पर पूछा है तो सभी यहाँ पर नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो सभी धनात्मक पूर्णांक है उसके अंदर हमारा रूट 4 भी आता है। देखो वर्गमूल का मतलब है वर्गमूल, देखो अगर हमने 1 का वर्गमूल करा, फिर हमने 2 का वर्गमूल किया, फिर हमने 3 का वर्गमूल किया, फिर हमने क्या किया 3 का, फिर हमने 4 का वर्गमूल किया, फिर हमने 5 का वर्गमूल किया। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि क्या ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्या ये सभी यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं हमें यहाँ पर पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट 1 अपरिमेय है, दूसरा भी तीसरा भी, लेकिन रूट 4 को हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर लिख देंगे तो इसके ऊपर का जो ये है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 क्या है फिर, ये तो अपरिमेय नहीं बची, क्या होगी, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर √5 एक पर ये जो संख्या है, यानी कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले हम जो √5 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर √5 लिखा हुआ है, इसको संख्या रेखा पर लिखना है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो √5 है उसके लिए एक ऐसी संख्या लेनी है, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका जो वर्ग है, जिनका वर्ग जोड़ करके 5 आए। ऐसी 2 संख्याएं जिनका वर्ग जोड़ करके 5 आए, उसको हम जो है यहाँ पर लेना है। वो कैसे लेंगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √5 जो है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम जो है 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 + 1 हम √5 को जो 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं और इसका हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। अब हमने 4 क्यों लिया, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम वर्ग निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद 4 को 2 का वर्ग लिख देंगे, प्लस 1 को 1 का वर्ग लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला आएगा, पहला वाला क्या है हमारा 2 और बाद वाला क्या है हमारा 1। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला है बड़ी वाली संख्या वो क्या है, इसका आधार हो जाएगी, और जो एक संख्या है वो क्या हो जाएगी, इसका लंब इकाई हो जाएगी। और √5 क्या है हमारा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारे पास 5, आधार है हमारे पास 4 और लंब है हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमने जो है इसको यहाँ पर निकाल लिया है। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज कि सबसे पहले जो यहाँ पर ट्विस्ट है वो ये है कि इसमें जो है वर्ग की संख्या लेनी है। ऐसी 2 संख्याओं को जोड़ना है जिनका वर्ग 5 हो, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है। तो देखो अगर हम यहाँ 3 लेते, 3 का वर्ग लेते तो 9 ज्यादा हो जाता, और 1 का वर्ग जोड़ते तो हमारे पास 2 ही रह जाता, 5 नहीं बन पाता। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जोड़ना है। अब हमारे पास ये संख्या आ चुकी है, यानी कि 2 आ चुका है और एक हमारे पास आ चुकी है 3। अब हमारे क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या रेखा होगी, यानी कि हमने यहाँ पर एक लाइन खींची भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो हमने लाइन यहाँ पर खींची हुई है, ये एक लाइन है हमारी। इस लाइन में हमने यहाँ पर ये 0 मान लिया, ये वाला पॉइंट हमने 1 माना, और ये वाला पॉइंट जो है हमने यहाँ पर 2 मान लिया है। इसके बाद जब हमने इसको यहाँ पर मान लिया है, तो सबसे पहली चीज क्या देखी कि आधार 2 है। इसका आधार का मतलब होता है कि ये जो नीचे वाली जो संख्या है ये 2 है, यानी कि 2 तक हमें लेना है। बस 3 तक हम नहीं खींची है, लेकिन हमें 2 तक लेनी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो आधार है बस 2 ही तक है। उसके बाद लंब कितना है, 1 है, तो ये 1 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो है 1 है। आप इसको इस तरीके से समझें। 1 मिनट, यहाँ पर हमने अगर देखो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लें इसको, जैसे क्या मैं एक अभी यहाँ पर आपको इसके जरिए समझाती हूँ। जैसे क्या, अगर मान लो हमने यहाँ पर एक चित्र ले लिया है, जैसे ये है, देखो अगर हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर एक ऐसा हमने चित्र बनाया, ठीक है। हमने जो पहले संख्या रेखा ली, इस पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर 0 मान लिया, ठीक है, 0 मान लिया इस पे, और हमने जो है ये 3 पॉइंट को, यानी कि आप ये इस वाले ग्राफ में दिख रहे हो, ये वाले जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक खाना ये 3 खाने हमने लिए, फिर हमने अगले 3 खाने 1 2 3 खानों तक हमने अगले वाले तक दूसरा पॉइंट मान लिया, फिर अगले 3 खानों तक 1 2 3, अगले 3 खानों तक हमने इसका 3 पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये वाला 1 पॉइंट था, ठीक है। फिर हमने ऊपर भी 3 खाने लेने हैं, 1 2 और 3 खानों तक हमारा 1 पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट, यानी कि 1 इसकी ऊंचाई है, तो हमारा यहाँ तक ये बन जाएगा ये वाला। तो हमारा जो है ये आधार कितना हो गया, ये 2 हो गया, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई, यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हमारा कर्ण क्या आएगा, ये हमारा 5 कर्ण आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब हम क्या करना है, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर करनी है कि संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। तो ये वाली जो संख्या आएगी वो √5 आएगी। क्यों, क्योंकि हमने इसके आधार पर लिया है कि जो 2 है, 2 का जो वर्ग है और 1 का जो वर्ग है वो 5 के बराबर है, यानी कि √5 जो है किसके बराबर है,
√5 जो है वो यहाँ पर 2 का वर्ग 2 और 1 का जो है यानी कि यहाँ पर 2 + 1 के बराबर है, यानी कि 2 जो है हमारा क्या है यहाँ पर आधार है, 2 हमने आधार ले लिया, 1 जो है हमने यहाँ पर इसका लंब ले लिया और √5 क्या हो गया इसका ये हो गया। तो हमें यहाँ से इस चीज को ध्यान रखना कि इस वाले उससे यहाँ से हमें जो है एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेनी है और फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से कर्व यहाँ पर बन जाएगा, जिसको कि ये वाला जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा √5। ये ध्यान रखना है 3 से पहले और 2 वाले पॉइंट से बाद में आएगा √5। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दशमलव प्रसार के प्रकार। दशमलव प्रसार के प्रकार हमें बताने हैं कि कौन सा प्रकार कैसा है। पहला हमें दे रखा है 36/100। तो देखो 36/100 हमें यहाँ पर दे रखा है, तो 36/100 की हमें भाग करनी है, तो 100 को हमें आगे लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें 36 से भाग देनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर भाग देंगे तो सबसे पहले 0 से भाग देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास और बहुत छोटी संख्या है ये। फिर हमें यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जब हम एक पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे। 100 की 300 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 × 300 यानी कि 100 फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर 60 बचेगा। ये जो पॉइंट है 3 बार यहाँ पर काम करेगा, फिर हम यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा लेंगे। 106 यहाँ पर आ जाएगा 600। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरा का पूरा यहाँ पर कट गया, फिर उसके बाद कोई संख्या यहाँ नहीं बची, तो कितना आया 0.36, यानी कि यहीं की यहीं रुक गया। इसका मतलब क्या है, ये शांत है। क्या है, ये शांत है, यानी कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, ये टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/11। 1/, क्या है 1/11, हमें बताना है कि कौन सा वाला है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/11 को 1/11 को हम 11 पहले आगे लिखेंगे, 1 यहाँ पर बीच में लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 बच जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने जब यहाँ पर पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाया तो 11 और 10 आया, यानी कि अब भी क्या है, ये 10 11 से छोटा है। फिर से हम एक 0 और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 11 की 11 9 से कितने होता है 99, 11 9 99। फिर से एक बचेगा, फिर से हमें 2 0 यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे। जब हम यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर भी 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये खत्म ही नहीं होगा, यानी कि फिर से 99 आ जाएगा। फिर से हम 9 बार जाएंगे तो 11 99, यानी कि कभी खत्म ही नहीं होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। इसका क्या है, ये बार बार यहाँ पर आ रहा है। क्या हो रहा है, ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अनवसानी आवृत्ति है, यानी कि बार बार आने वाली है ये। ठीक है, यानी इसको हम अशांत भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति। देखो अनवसानी आवृत्ति क्यों कहा, क्योंकि ये बार बार यही चीज रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, 0.09 यानी कि पॉइंट के बाद क्या हो रहा है 0909, यहाँ पर बार बार ये आ रही है और इसीलिए अनवसानी आवृत्ति कहेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये 0.09 ना आकर के कुछ और संख्या 3 6 4 5 6 कुछ है और 3 2 कुछ भी आता रहता है, लेकिन संख्या बार बार रिपीट नहीं होती, तो हम इसको कहते हैं अशांत। लेकिन हम यहाँ पर अशांत ना करके क्या कहेंगे, इसको अनवसानी आवृत्ति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 बराबर होता है 33/8। तो हमें इसको बताना है कि ये क्या है, यानी कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ 4 सही 1/8 लिखा हुआ मिलेगा। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4 सही 1/8 हमारे पास है। तो क्या करेंगे, 4 की गुणा हम इससे करते हैं, 4 8, देखो नीचे वाली संख्या तो ऐसे कैसे लिखी रहती है, 4 8 32 आ जाएगा, प्लस जो ये वाली संख्या है ये यहाँ पर जुड़ जाएगी 1, 32 और 1 को जोड़ेंगे तो ये जाएगी 33/8। 33/8 को हमें बताना है कि क्या ये शांत है या फिर अशांत है। अब हम इसको भाग कर लेंगे, 8 को आगे लिखेंगे, 33 को बीच में लिखेंगे, 8 की भाग करेंगे, 8 चौक 32, यानी कि 8 4 जा 32, यहाँ पर 1 बचेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 8 ही कम 8, यानी कि कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.125 आ जाएगा, यानी कि आगे जाकर के ये रुक जाएगा। आगे जाकर के क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, इसके आगे कोई और संख्या नहीं आएगी, पूरा पूरा यहाँ पर ये कट जाएगा। आप इसको काट करके भी देख सकते हैं, भाग दे करके देख सकते हैं। तो क्या ये शांत है। आई होप आप इसको यानी कि शांत, अशांत और अनसानी और इंसानी आवृत्तियों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि P/Q के फॉर्म में बदलना है। P/Q के फॉर्म में बदले, हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.6। क्या दे रखा है, 0.6 हमें दे रखा है, बस इतना हमारा क्वेश्चन होगा। हमें बताना है कि इसको जो है P/Q के फॉर्म में बदलना है। सबसे पहले बस आपको बुक में इतना ही क्वेश्चन मिलेगा कि 0.6 को P/Q के फॉर्म में लिखे, या फिर इसके ऊपर बार भी इस तरीके से लगा हुआ हो सकता है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0.6 को हमें सबसे पहले माना है 0.6 बराबर है x के। क्या है, ये x के बराबर है। जब हमने इसको x के बराबर मान लिया, यानी कि x बराबर मान लिया हमने 0.6 है, तो हम अगर हम tan x का मान निकालना हो, यानी कि हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 0.6 गुणा 10 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट से ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा, tan x का जो मान है वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6.6, क्योंकि ये 6 यहाँ पर बचेगा, यानी कि पूरा पूरा यहाँ पर 6 बचेगा। लेकिन ये जो है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ था, इसका मतलब है कि बार बार यहाँ पर 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, यानी कि 0.6666। बार का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 6 खत्म नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद 6 खत्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा ना कट के 666 आगे वाला रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 6.6, और इसका भी यहाँ पर लग जाएगा बार। बार मतलब ये यहीं पर हमने रोक दिया। जब हमने यहाँ पर ये रोक दिया तो देखो हमारे पास x का मान कितना आया था, 0.6 आया था, और tan x का मान कितना आया था हमारा, tan x का मान आया था हमारे पास 6.6। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, tan x में से x माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9x, और इधर बचेगा हमारा, यानी कि 6.6 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 6 में से जाएंगे तो 0, इधर 6 बचेगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ओनली 6 बचेगा, यानी कि 9x बराबर बचेगा 6। तो 9 से ही काट देंगे, यानी कि 9 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3x बराबर 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2/3। तो इसका ये मान आ गया यहाँ पर 2/3। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.001, इसका भी बार लगा हुआ है, ये भी रुक नहीं रहा है, बार लगा हुआ है। तो इसको हमें जो है P/Q के फॉर्म में बदलना है। किसके फॉर्म में बदलना है, P/Q के फॉर्म में। तो चलिए इसको भी बदलते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं पहले। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट सबसे पहले हम इसको भी इसी तरीके से मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको भी इसी तरीके से मानेंगे, यानी कि x के बराबर इसको यहाँ पर हम मान लेंगे। जैसे क्या, देखो सबसे पहले हमने इसको माना कि x बराबर है हमारे पास 0.001। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा हुआ था, इसीलिए हमने एक 0 बढ़ाया, यानी कि 10x किया इसको। लेकिन हमारे पास इस बार 3 0 है, तो हम यहाँ पर 3 0 लिखने पड़ेंगे, 1 2 3, यानी कि 1000x का मान हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तो ये जो है, यानी कि पॉइंट जो है उठ करके इधर की तरफ पहुंच जाएगा, यानी कि 3 अंकों के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि 1.00 आ जाएगा, और 0 आएगा तो फिर उसके बाद फिर से 1 आएगा, फिर से 0.0, लेकिन फिर हमने यहाँ पर बार लगा दिया, इसको यहीं रोक दिया। अब हमारे पास दो मान आ गए, x का मान इतना आ गया, 1000x का मान इतना आ गया। अब हम इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 999x। 900 यहाँ पर कितना लिया था हमने, 1000 में से x को माइनस करेंगे, एक x को, तो 9000x यहाँ पर 9999x यहाँ पर बचेंगे, और फिर हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर इस तरीके से साइड में करके देख सकते हैं। 1.001 को में से हम जो है 0.001 इस तरीके से हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट के सामने आना चाहिए, ये इसके सामने है, यानी कि एक में से एक जाएगा तो 0, इसमें से जाएगा तो 0, ये 0 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और एक में से जाएगा तो 1। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 1.001, मतलब इसका क्या है, 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 999। तो इस तरीके से ये आ जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं पूछा है। अपरिमेय संख्याओं के लिए सबसे पहले तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या यानी कि अगर हम देखें तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो कि P/Q के फॉर्म में हो, जो संख्या P/Q के फॉर्म में है वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जो संख्या बिना उसके है यानी कि पॉइंट में है, यानी कि जो संख्या पॉइंट में है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को अपरिमेय में बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं पूछी हैं 3। तो सबसे पहले जब हम 5/7 करेंगे, यानी कि 5 के 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.71। मान लो देखो मैं इधर को यहाँ पर करके आपको दिखा रही हूँ,
5/7 है। 5/7 को हमें भाग करना है तो 7 को आगे लिखना पड़ेगा और 5 को बीच में। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, 5 छोटा है तो 0 से भाग करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 5 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देगा 50। तो क्या करेंगे, 7 ही कम 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते कितना देगा यहाँ पर 49, कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। फिर से 0 बढ़ा लेंगे इस तरीके से जो है, तो यहाँ पर देगा 7 ही कम 7 यानी कि 10 आया, तो कितना आया यहाँ पर देगा 71, यानी कि भाग करने कितना देगा 0.71। मान लो हमारे पास 0.71, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे और आगे नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे पास आ गया 0.71। एक संख्या तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी संख्या क्या है, यानी कि जब हम इससे भाग करेंगे, यहाँ पर इसको करके देख सकते हैं, 9/11 है हमारे पास, तो हम इसको 11 आगे लिखेंगे, 9 आ जाएगा, हम यहाँ पर बीच में 0 से भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 11 9 99 ज्यादा हो जाएगा तो 11 8 यहाँ पर 88 कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बस इसको और कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 2, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कितना आया 0.81। दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 0.81। अब हमें इन दोनों के बीच की संख्या बतानी है। तो देखो, अगर हम नॉर्मली अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो 0.71 के बाद क्या आएगा 0.72 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद 0.73, 74, 75, 76, 78, 79, 7 10, वो 8 0 आ जाएगा, फिर 8 1 आ जाएगा, यानी कि लास्ट करते कितना आ जाएगा 0.81। इस तरीके से यहाँ पर ये संख्याएं आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बताना है, कोई भी 3 संख्याएं लेनी है, क्या सिर्फ 3 पूछी है, सिर्फ यहाँ पर 3 पूछी है तो सिर्फ 3 लेंगे, कोई सी, मान लो अगर हमने ये वाली ले ली, ये वाली ले ली और बीच कोई भी ले ली, मान लो कोई भी 3 संख्याएं हमने ले ली, तो हम इसको क्या करना है, अभी अपरिमेय बनाना है। क्या बनाना है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बना, अभी तो हमारे पास ये क्या है फिलहाल में परिमेय संख्या, क्या है ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या बनाना है, अपरिमेय बनाना है। मान लो हमने ये 7.3 को चूज कर लिया, आप 7.2 को भी 7.4 को भी, इनके बीच में जो संख्या है कुछ किसी को भी चूज कर सकते हैं। मान लो हमने 7.3 को यहाँ पर चूज किया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा आगे इसको अपरिमेय बनाने के लिए। मान लो इसको मैं एक बना रही हूँ, एक इसको बना रही हूँ, एक इसको बना रही हूँ, ठीक है। तो इसको अपरिमेय बनाने के लिए वो 7 3 हमारे पास है, तो अगली बार हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर हमें 7 3 लिखना पड़ेगा। अगली बार 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, फिर हमें 7 3 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हमें जो है 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे, फिर हमें 7 3 लिखना पड़ेगा। तो ये जो हमारी संख्या है, डॉट 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 कर देंगे, ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या बन गई। अब इसको भी करेंगे तो 0 7 4, फिर हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, 7 4, फिर 3 0 1 2 3, फिर 7 4, इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है 3 0 बढ़ाया, फिर 7 4, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। ये क्या बन गई हमारी अपरिमेय बन गई। अब बनी है ये, अब तक क्या है ये है परिमेय। अब इसको हम अपरिमेय बनाएंगे, फिर से 0 7 5, फिर हमें 2 0 7 5, फिर 3 0 7 5, तो डॉट 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 डॉट। अब क्या बन गई, ये तीनों संख्याएं क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हुई तो ये सिर्फ यही अपरिमेय है, नहीं, ये तीनों को भी हम अपरिमेय बना सकते हैं। ये भी इसका आंसर है, ठीक है, ये भी इसका आंसर है, यानी कि आप जिसको चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पहचानें। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं में पहचाननी है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वो होती हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, वो परिमेय संख्याएं होंगी, और अपरिमेय संख्या होंगी जो इसके फॉर्म में ना हो। तो देखो इसमें 2 बटे, अगर हम 2 क्या है, एक वैसी संख्या है, √5 भी क्या है अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगी अपरिमेय होगी, यानी कि क्या होगी ये रेशनल नंबर होगी। नेक्स्ट है हमारा 3 + 2 रूट में 2 3, यानी कि रूट में 23 माइनस रूट में 23, इसको जो है हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 + √23, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, फिर √23, इसका ब्रैकेट खोल देंगे, यानी कि 3 + रूट में 23 माइनस रूट में 23, इस तरीके से प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पर बचेगा। जब यहाँ पर हमारे पास बस 3 बचेगा तो क्या है 3, ये है परिमेय संख्या। क्या है ये हमारे पास परिमेय संख्या, क्या आ गई है रेशनल नंबर। तो अब इसको तो नहीं कहेंगे क्या परिमेय, क्या है ये परिमेय संख्या आ गई, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2 को बताना है, √2 परिमेय है या अपरिमेय। तो देखो 2 क्या है हमारे पास परिमेय है, लेकिन रूट हमें जो है पाई को बताना है, पाई क्या है, यानी कि 2 पाई है ना हमारे पास, 2 पाई, तो 2 क्या है परिमेय है, लेकिन पाई को हमें पता होना चाहिए। पाई का मान होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट, यानी कि खत्म नहीं होता है, ये बढ़ता ही रहता है। तो अगर हम ऐसी संख्या होती है जो बढ़ती रहती है, वो क्या होती है अपरिमेय संख्या। और जब अपरिमेय संख्या की 2 से गुणा करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगी, वो भी यहाँ पर हमारी बनेगी अपरिमेय संख्या। तो ये हमारी क्या आ गई यहाँ पर अपरिमेय
संख्या, ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर का परिमेयकरण कीजिए। इस तरीके से आपको ये बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखो सबसे पहले हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि हमें जो है जिस संख्या से भी गुणा कर रहे हैं उसी से हम भाग कर दें तो वो हो जाएगा परिमेयकरण। लेकिन हमें क्या बोला है, हर। तो देखो जो ऊपर की संख्या होती है वो होती है हमारी अंश, जो नीचे वाली होती है वो हमारी होती है हर। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो जो ऊपर की संख्या होती है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ऊपर वाली को बोलते हैं हम न्यूमिनेटर और नीचे वाली को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कहा है कि रिटेलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है, रिटेलाइजिंग करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली संख्या है, क्या है ये, नीचे वाली संख्या है। नीचे वाली संख्या कितनी है, √7। हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/√7, इतना दिया हुआ होगा आपके पास क्वेश्चन। हमें इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण, यानी कि डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइजिंग इसका करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले √7/√7 यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 2 बार यहाँ पर गुणा करेंगे। हर का बोला है तो इसका ही करेंगे, ठीक है। हर का बोला है इसलिए हम √7 की गुणा √7 की बात कर रहे हैं। तो जब हम √7 और ऊपर क्या बचेगा, √7 की 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √7। लेकिन जब हम नीचे का करेंगे, यानी कि ऊपर तो क्या बचेगा हमारे पास √7 लेकिन नीचे क्या बचेगा, √7 की गुणा करेंगे। इसका मतलब जाएगा एक रूट में हम 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। जब इसको 7 गुणा 7 लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर हम इसको जो है यहाँ पर √7 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब इस पावर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा √7/7। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। इसका जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परिमेयकरण कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/, आप इसको इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे पास है 1/√7 माइनस √6, ये हमारे पास लिखा हुआ है और हर का परिमेयकरण करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर नीचे माइनस है, नीचे क्या है, माइनस है, तो हमें प्लस करके करना पड़ेगा, और अगर नीचे प्लस है तो हमें माइनस करके गुणा भाग करनी पड़ेगी। तो √7 प्लस √6 यहाँ पर करना पड़ेगा √7 प्लस √6 करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, यानी कि प्लस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ऊपर में √7 प्लस √6 जब हम इसका प्लस माइनस, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, वो होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर। ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो a कौन है यहाँ पर, √7, और b कौन है यहाँ पर, √6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर से आएगा तो स्क्वायर का ये रूट कैंसिल, दोनों स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √7 प्लस √6 नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6। तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर बचेगा फिर √7 प्लस √6 यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि कुछ भी नहीं। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर √7 प्लस √6। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें मान ज्ञात करना है। सिर्फ जो हमारा क्वेश्चन है वो इतना दिया हुआ है कि 64 की पावर 1/2। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 किसका वर्ग है। आप इस पर फोकस करना, पावर पर। पावर कितनी दी हुई है, 1/2 है। कितनी है, 1/2 है। तो अगर हमारे पास 1/3 होती तो हम कोशिश करते कि इसका क्यूब बनाने की, लेकिन हमारे पास इसकी पावर 2 है तो हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसको जो है स्क्वायर बनाया जाए। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर। इसको लिख देंगे हम 8 का स्क्वायर, बटे में 1/2 है तो 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब 2 गुणा 1/2 को हम लिखते हैं तो 2 से ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर बचेगा 8, यानी कि 8 क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पर इस पावर पर ध्यान दो, एक इसकी पावर कितनी है, इसके बटे में कितना है 3, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि 3 इसके पावर बनाए। तो 5 की पावर अगर हम 3 लिख देंगे, 5 की पावर 3 अगर हम लिख देंगे, इसका मतलब होता है कि 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 पंजे
25 और 25 पंजे 125, यानी कितना होता है ये 125 के बराबर, इसलिए 125 को हम 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 125 की पावर जब हम जब हम इसको 5 की पावर 3 लिखेंगे और बटे में क्या होगा 1/3 होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो ये है इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसको हमें सरल करना है। क्या करना है, इसको सरल करना है। 2 की पावर 3/5 है और 2 की पावर 1/5 हमें यहाँ पर दी हुई है। तो देखो हमने शुरू में क्या सीखा था, हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जब दो संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, अगर मान लो दो एक सी संख्याएं, उनका बेस क्या है, उनका आधार क्या है, बिल्कुल एक जैसा है और उनके हम गुणा कर रहे हो, तो पावर क्या होती है यहाँ पर जुड़ जाती हैं। पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं, और इसलिए हम एक यहाँ पर लिखेंगे, बेस एक से है तो एक यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि दो बार हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 2 हमने 1 लिखा, इसकी पावर 2/3 प्लस 1/5 इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हम जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, चाहे तो आप इसको साइड करके भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा 3 गुणा 5, यानी कि 3 गुणा 5, ऐसे एलसीएम लेते हैं, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा, इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, ऐसे करके करते हैं। 3 की 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 की 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 कम 3 आ जाएगा। तो 10 के और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 13 बटे 3 पंजे 15। तो ये क्या है, इसका आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 और 7 की पावर 1/2, वो 8 की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर बेस बिल्कुल अलग अलग है, बेस क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। लेकिन क्या इस बार पावर सेम है, तो क्या करेंगे, पावर एक बार लिख देंगे, यानी कि जो चीज सेम होती है उसको एक बार लिख देते हैं, यानी कि 7 गुणा 8 और इसकी दोनों की पावर जो है वो कितनी है, 1/2 है। तो 7 की 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56, यानी कि 7 8 56 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। लेकिन अगर मान लो 56 जो है, अगर इसकी पावर अगर ये 56 कुछ ऐसी संख्या होती जिसका स्क्वायर हो जाता, जैसे अगर मान लो 56 की जगह 64 होता, तो हम इसको क्या करते हैं 8 8 64, 8 की पावर 2 करके 2 कैंसिल हो जाते हैं, 8 आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और ये क्या है, इसका हमारा आंसर है। तो ये आज हमारा ये चैप्टर यानी कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक आ चुके हैं तो सच में आप टॉपर बनने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये वीडियो कैसी लगी वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और हाँ, आपको जो है अपनी राय जरूर बतानी है कि आप मैथ्स के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और कौन से क्वेश्चन आपको समझ आया, और अगर एक आध क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा समझ नहीं आया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।